गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा 8वीं में मैं टीचर स्नेहल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं पाठ 5वां मधुबन, जिसके लेखक हैं अनुराग वर्मा जी। बच्चों, ये जो पाठ है ये एक साक्षात्कार का पाठ है। साक्षात्कार का मतलब है मुलाकात, यानी लेखक अनुराग वर्मा जी ने यहाँ पर हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी उनकी मुलाकात इस पाठ में प्रस्तुत की है। तो आइए देखते हैं मधुबन ये पाठ। बच्चों, पहले तो हम देखते हैं लेखक का परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। विपुल यानी बहुत सारा लेखन किया है। इनकी भाषा धारा प्रवाह, मतलब जब लेखक किसी विषय पर बोलते रहते हैं तो वो कंटिन्यूस उस विषय पर बोलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं। इतना सारा ज्ञान उनकी भाषा से हमें समझ में आता है। उनकी भाषा धारा प्रवाह सरल है और आशय संपन्न होती है, यानी बहुत सारा ज्ञान हमें उनकी भाषा से मिल जाता है। आप हिंदी के जाने माने लेखक समझे जाते हैं। अब ये जो साक्षात्कार का पाठ है, इस गद्य संबंधी हम जानकारी ले लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार यानी मुलाकात ली गई है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने बड़ी बेबाकी से, यानी बिल्कुल भी ना घबराते हुए इसके उत्तर दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की मुलाकात ली है और उनके जीवन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। यही सारे प्रश्न हम प्रस्तुत पाठ में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ को। बच्चों, ये हैं प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। आइए इनसे संबंधित सारे प्रश्न हम अभी देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पाठ के लिए। यहाँ पर मैंने पाठ के छोटे छोटे हिस्से लिए हैं, उनसे संबंधित शब्दार्थ भी मैंने यहाँ पर दिए हैं। पहले तो मैं पाठ का वाचन करूंगी और वाचन करते करते आपको पाठ भी समझाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि प्रयाग स्टेशन यानी उत्तर प्रदेश में प्रयाग नाम का जो शहर है, वहां पर राम कुमार वर्मा जी का घर मधुबन ये था। मधुबन ये घर का नाम है और उसी समय 10 बजे मिलने का उनसे राम कुमार वर्मा जी से समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा ही था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। लेखक कहते हैं यहाँ पर कि पहले तो मैंने उनको उत्सवों में देखा था, यानी त्योहारों में देखा था। संगोष्ठियों यानी किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र होता है, उस संगोष्ठी में भी देखा था। सम्मेलन यानी सेमिनार्स में भी देखा था, लेकिन इतने निकट इतने नजदीक से मुलाकात करने का ये उनका पहला ही अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था, यानी बहुत सारे विचार उनके मन में आ रहे थे। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, मनीषी यानी विद्वान आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया।
यानी लेखक के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे कि मैं उनसे क्या बात करूंगा, वो कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा। लेकिन ये सारे विचार करते करते उन्होंने मधुबन में प्रवेश कर लिया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। मतलब डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने पहले ही नौकर से कहा था कि 10 बजे मुझे मिलने के लिए अनुराग जी आने वाले हैं। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। यानी जैसे ही अनुराग जी उनके घर पर गए, जैसे ही उनकी भेंट हुई, उन्होंने प्रश्न पूछा, अनुराग जी आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? लेखक कहते हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। मतलब वो कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे कुछ तो घटनाएं घटी होगी जिनसे आपको बहुत सारी प्रेरणाएं, बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला होगा। तो मैं उन्हीं घटनाओं को जानना चाहता हूँ, उन्हीं के हेतु यहाँ पर आया था। यानी उन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। अनुराग जी ने जब ऐसा कहा तब रामकुमार जी ने उनको परमिशन दे दी। तो लेखक ने पहला प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। यानी उनका पहला प्रश्न था कि काव्य रचना, आप तो जाने माने कवि हैं, कविता करने के लिए आपको किस चीज से प्रेरणा मिली है, कैसे प्राप्त हुई ये प्रेरणा? तो मुझे कोई तो ऐसा जीवन का प्रसंग बताए जिनसे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को, पहलू यानी दृष्टिकोण, एस्पेक्ट को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। यानी आपके जीवन में कोई ऐसा घुमाव आया हो, ऐसा टर्न आया हो जिससे आपकी जिंदगी बदल गई है। तो ऐसा कोई प्रसंग तो हमें बताइए। जैसे ही लेखक ने पहला प्रश्न पूछा, रामकुमार जी ने उत्तर दिया, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। मतलब वो कहना चाहते हैं कि उस समय समाज में जो भी बुरी व्यवस्था थी, जो भी बुराइयां थी, उनके विरोध में उनके मन में विचार चल रहे थे और वे विद्रोह करना चाहते थे, वो बदलाव लाना चाहते थे, क्रांति लाना चाहते थे। और ये सारे विचार उनके मन में अपने आप ही उदित हुए, यानी उत्पन्न हुए। तो हुआ ये था कि सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, तब गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। मतलब जब 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, तब पारिवारिक यानी परिवार से संबंधित एवं सामाजिक, समाज से संबंधित व्यवधान यानी बाधाएं, इनसे संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। यानी लेखक कहते हैं, मैं तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेना ही चाहता था, लेकिन परिवार वालों का विरोध था और कुछ सामाजिक बाधाएं भी थी। बाधाएं यानी ऑब्स्टेकल्स थे और उनसे संघर्ष करते करते मैंने उसमें हिस्सा भी ले लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए।
देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मौलाना शौकत अली साहब की फोटो नजर आ रही है। हुआ क्या था कि वो अंग्रेजों का समय था और उस समय लेखक अंग्रेजों की ही स्कूल में जाया करते थे और घर वाले चाहते थे कि वे अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी करें। लेकिन लेखक चाहते थे कि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में आए। तो परिवार वालों से विरोध करते करते उन्होंने उस आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। लेकिन स्कूल छोड़ने की बात तो लेखक कहते कि मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश एमपी के अंतर्गत नरसिंहपुर, ये जो एक छोटा शहर है, उस शहर में मौलाना शौकत अली साहब आए थे। अब ये जो मौलाना शौकत अली साहब है, ये गांधी जी के साथ इन्होंने बहुत सारा काम किया था और वो चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ ये सब आंदोलन हो जाए। तो उन्होंने एक बात बताई थी जो लेखक के दिमाग में जाकर बैठ गई थी। अच्छा, कौन सी है वो बात, देखते हैं आगे। मौलाना शौकत अली साहब ने कहा, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। देखिए बच्चों, जब मौलाना शौकत अली ने ये बात सबके सामने कही कि अंग्रेजी यानी अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी, ये तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तालीम यानी उसकी शिक्षा, अंग्रेजी की शिक्षा लेना मतलब अंग्रेजों का गुलाम बनाने का एक तरीका है, एक नुस्खा है, बराबर एक उपाय है। तत्पश्चात यानी उसके बाद वो आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यानी सब बच्चों के सामने उन्होंने कहा कि अंग्रेजी की शिक्षा लेना मतलब उनका गुलाम बनने जैसा है। तो आप में से कोई तैयार है जो ये कह दे कि मैं कल से अंग्रेजों की स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। यानी लेखक के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं अंग्रेजों के स्कूल में नहीं जाऊंगा और उन्होंने अपनी माँ के सामने ये घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आना मतलब घबरा जाना। बहुत सारे लोग घबरा गए। बात भी अजीब ही थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का, यानी उनके पिताजी उस जमाने में डिप्टी कलेक्टर यानी उप जिलाधीश के पोस्ट पर काम किया करते थे और वो भी अंग्रेजों के ही शासन में, मतलब अंग्रेजों की ही नौकरी किया करते थे और उनका लड़का अंग्रेजों के ही विरोध में बोलना चाहता है। तो सब लोग सकते में आ गए, घबरा गए। एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, लोगों ने बहुत समझाया। लोगों ने उनको समझाया भी कि देखो पिताजी की नौकरी भी अंग्रेजों की ही है और अंग्रेजों के खिलाफ जाना, अंग्रेजों का विरोध करना अच्छी बात नहीं है। नौकरी की बात कही परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। तो लेखक ने उनका आदेश मानने का सोचा था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। लेखक कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर मैं प्रभात फेरी भी किया करता था, मतलब सुबह जल्दी उठना और अंग्रेजों के खिलाफ नारे देना। तो ये सब काम भी उन्होंने शुरू किया था। सन 1921 में ही उन्होंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी
और वो कहते हैं कि यही कविता मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण यानी अच्छी शुरुआत थी कि 1921 में मैंने पहली कविता लिखी थी और वो भी देश प्रेम पर आधारित थी। अब दूसरा प्रश्न क्या था? आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? यानी जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था, फिर उत्तर प्रदेश आने का कारण क्या था? लेखक ने जब ये सवाल पूछा तो राम कुमार जी ने उत्तर दिया कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। यानी नागपुर विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी और उनको हिंदी पढ़ना था। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर यानी पदवी पूर्व परीक्षा, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स यानी पदवी लेने से पहले एक परीक्षा दी जाती है, उसको इंटर की परीक्षा कहते हैं। और वो परीक्षा उन्होंने 1925 में उत्तीर्ण की थी, पास हो गए थे और तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु यानी हायर एजुकेशन के लिए उनको प्रयाग विश्वविद्यालय यानी उत्तर प्रदेश में आना पड़ा। तो उन्होंने इसी विश्वविद्यालय में MA की परीक्षा यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री उन्होंने वहां पर हासिल की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये बात कहते हुए बहुत सीरियस हो गए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था, यानी ऐसा लग रहा था कि वे अपने अतीत में खो से गए हैं। अतीत यानी भूतकाल, अपने भूतकाल में वो खो से गए हैं। तो लेखक ने फिर से सवाल किया। लेखक का अगला प्रश्न था, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मतलब बच्चों, वो पूछना चाहते हैं कि उनका लौकिक प्रेम यानी परिवार से संबंधित प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, यानी परलोक से संबंधित दूसरे लोगों से संबंधित प्रेम में किस प्रकार मतलब बदल जाता है। अक्सर कवियों में ऐसा हो जाता है, लेखकों में ये बात पाई जाती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? यानी परिवार के साथ जो प्रेम था वो थोड़ा कम होके दूसरे लोगों के साथ ऐसा प्रेम हो जाना, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? तब रामकुमार जी ने उत्तर दिया, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, यानी एक नेचुरल प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। यानी विवाह के बाद उनका वैवाहिक आयुष्य या उनका वैवाहिक जीवन शुरू हो गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। कबीर का रहस्यवाद ये उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। 1930 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए यानी सबके सामने आ गए। यानी वो कहना चाहते हैं कि कविता के माध्यम से मेरे जीवन की घटनाएं भी सबके सामने आ गई। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था, अभिनय यानी एक्टिंग, और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। यानी ड्रामा, नाटक यानी ड्रामा में भी वो हिस्सा ले लिया करते थे। लेखक कहते हैं, मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? यानी राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपका क्या कहना है? रामकुमार जी ने उत्तर दिया, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स से हमेशा ही दूर रहा क्योंकि उसमें कांस्टेंट कुछ रहता नहीं है, स्थिरता यानी
कोई भी बात वैसे ही नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है और इसी बात का अभाव यानी कमी है। यद्यपि इसके बावजूद मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है। मतलब राजनीति से दूर रहने के बावजूद भी नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी भाई देसाई यानी ये 4 लोग हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनसे यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर से थे, इनसे भी उनका परिचय था, लेकिन फिर भी वे राजनीति में आए नहीं, क्योंकि राजनीति से अपने आप को मैंने सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ, यानी मेरा काम साहित्य लिखना है। कविता, उपन्यास, कहानी ये सब लिखना ही मेरा काम है और उसी में मैं विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। मतलब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी समय के भी पाबंद थे। उनको एक जगह जाना था 11:30 बजे, तो लेखक से उन्होंने विदाई ली, लेकिन विदा करने से पहले उन्होंने कुशल अभिभावक की भांति यानी अभिभावक की तरह, अभिभावक यानी एक संरक्षण करने वाला, ऐसे रूप में उनको एक आशीर्वाद दिया। कुशल, एक अच्छा अभिभावक की भांति उनको आशीर्वाद दिया और उनको विदा कर दिया। यहाँ पर बच्चों हमारा पाठ खत्म होता है, पूर्ण होता है। बच्चों यहाँ पर पाठ से संबंधित जितने भी शब्दार्थ हैं वो सारे दिए हुए हैं। ये शब्दार्थ आप बार बार देखो, उनको याद रखो और अपने बुक में इसे लिख के लो, ताकि जब आप पाठ पढ़ेंगे तब ये शब्दार्थ इनका आप उपयोग कर सकते हो। बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ पूर्ण हुआ है। इस पाठ से संबंधित सारी जानकारी हमने यहाँ पर देखी है, सारे शब्दार्थ देखे हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ये जो शब्दार्थ आपको दिए गए हैं वो आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। ये तो मधुबन का पहला वीडियो है। इससे संबंधित दूसरा वीडियो भी मैंने आपके लिए तैयार किया है। उस दूसरे वीडियो में आपको पाठ से संबंधित स्वाध्याय आपका उस वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।